रिटायरमेंट जैसे लक्ष्य के लिए हम हमेशा आखिर में प्लान करते हैं, लेकिन अगर लेट लतीफी के साथ साथ आप गलत निवेश में पैसे लगा दें या रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी को फाइनेंशियली ना प्लान करें तो सुकून का जीवन बिताना मुश्किल हो सकता है। साथ ही पेंशन मिलना हर नौकरी में अब मुमकिन नहीं है। इसीलिए योरमनी के रहते आपको अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग में कभी भी किसी भी तरह की निराशा नहीं होगी। ये हमारा मकसद है सुनिश्चित करने का, क्योंकि हम आपके साथ आपके हर आर्थिक लक्ष्य को पूरा करने में आपका साथ देते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो की शुरुआत करते हैं आज की हाइलाइट्स के साथ। म्यूचुअल फंड के अलावा रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को कैसे करें डाइवर्सिफाई, जानेंगे ईपीएफ, जीपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में कितना करें निवेश। युवा कैसे करें अपने आर्थिक लक्ष्य तय, कब खरीदें टर्म प्लान, कब बनाएं निवेश की रणनीति, पहली सैलरी मिलने पर निवेश कैसे करें सोच समझकर, आज आपको बताएगा योरमनी। और फेसबुक पर अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं, हम लाइव हैं इस वक्त। कमेंट बॉक्स पर अपने सवाल डालिए और कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। और आज आपके तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ शो में मौजूद है टिका वेल्थ मैनेजमेंट के एमडी और सीईओ गजेंद्र कोठारी। स्वागत है आपका गजेंद्र जी। शुरुआत करेंगे रिटायरमेंट को लेकर। पारंपरिक तौर पर हम रिटायरमेंट के लिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड, नेशनल पेंशन स्कीम, जनरल प्रोविडेंट फंड या फिर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जैसी स्कीम्स में निवेश का विकल्प चुनते आए हैं। अब इसके अलावा काफी लोग धीरे धीरे म्यूचुअल फंड्स की तरफ तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इन ट्रेडिशनल निवेश, अगर मैं एनपीएस को छोड़ दूं, इन पर से अभी भी लोगों का मोह नहीं खत्म हुआ है। अब अगर इनको अपने पोर्टफोलियो में आप रखना ही चाहते हैं, निवेश विकल्पों को अपने पोर्टफोलियो में आप रखना ही चाहते हैं, तो कैसे रिटायरमेंट को एक लक्ष्य के तौर पर देखें और कैसे अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो को आप डाइवर्सिफाई करें, ये हमारा आज चर्चा का मुद्दा है, जहां पर मैं चाहती हूं सबसे पहले हम एक एक करके इन तमाम निवेश विकल्पों के बारे में दर्शकों को बताएं कि इनकी खासियत क्या है। शुरुआत करेंगे पीपीएफ, पब्लिक प्रोविडेंट फंड के साथ, जो कि ट्रेडिशनली हम सब जानते हैं कि रिटायरमेंट के लिहाज से हर कोई, अगर आपकी पहली सैलरी आई है, कहां निवेश करना है पता नहीं है आपको, तो पीपीएफ में पैसे डाल ही दो, टैक्स सेविंग भी हो जाती है, साथ ही रिटायरमेंट के काम आएगा, ये माइंडसेट हमारा होता है। इसकी मुख्य बातें क्या है इस इन्वेस्टमेंट की? बिल्कुल जी, कविता जैसा आपने कहा, ये बहुत पॉपुलर इन्वेस्टमेंट व्हीकल है। सबसे आम बात यह है कि ये कोई भी इंडियन रेसिडेंट इंडियन इसमें निवेश कर सकता है। भले ही वो सैलरीड इन्वेस्टर हो या बिजनेसमैन हो, जिस किसी को भी 1.5 लाख बचाने हो सेक्शन 80C के तहत, ये सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा गारंटेड है। इसमें 15 साल का लॉक इन रहता है। 500 रुपए से मिनिमम आप शुरुआत कर सकते हैं और 1.5 लाख रुपए तक आप एनुअली कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि कविता जी, आप माइनर के नाम पे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बहुत पेरेंट्स हमने देखा है कि अपने बच्चों के नाम पे करते हैं ताकि उनका एक भविष्य में कॉर्पस बन जाए। लेकिन ये मैं नॉर्मली रेकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज पीपीएफ, अगर आप पीपीएफ वर्ड देखें, पब्लिक प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड का मतलब है रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए। तो ये पैसा जो है आपको टच नहीं करना चाहिए किसी और गोल के लिए। आपको इसीलिए 15 साल तक का लॉक इन भी इसमें दिया गया है। हालांकि कुछ यहाँ पर सुविधा दी गई है जिसमें आप अपने पैसे बीच में निकाल सकते हैं। शायद 7 साल के बाद आप कुछ परसेंटेज निकाल सकते हैं। 7 साल के बाद आप हर साल जो आपने पुराना इन्वेस्टमेंट किया उसका 50% लास्ट ईयर तक का आप निकाल सकते हैं। और इस इन्वेस्टमेंट पे आप लोन भी ले सकते हैं। बिल्कुल, आप लोन भी ले सकते हैं। 15 साल के बाद आप इस इन्वेस्टमेंट को रोल ओवर कर सकते हैं। फॉर एवरी 5 इयर्स आप इसको परपेचुअल रोल ओवर कर सकते हैं। आपको इसमें कंट्रीब्यूशन फर्दर करने की जरूरत नहीं है। तो ये है, बट रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प है जिसको सेफ रिटर्न, जिन्हें रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है। इसीलिए हम यहाँ पर आज रिटायरमेंट पोर्टफोलियो के डाइवर्सिफिकेशन की बात कर रहे हैं, यानी कैसे इक्विटी और डेट का मिक्स आपको अपने पोर्टफोलियो में करना है रिटायरमेंट के लिए। पीपीएफ को आप कंसिडर कर सकते हैं। आपको डिसिप्लिन कैसे मेंटेन करना चाहिए निवेश में, शायद ही पीपीएफ से आप जरूर सीख पाएंगे अगर आप एसआईपी से नहीं सीखे हैं, मैं ये कह सकती हूँ। बिल्कुल। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। इसकी जो इंटरेस्ट इनकम है वो 8% है फिलहाल, लेकिन हर तिमाही इस रेट की समीक्षा होती है। बिल्कुल। इसकी जो रेट है ये 10 ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पेपर है, बॉन्ड पेपर है, उसके साथ लिंक्ड रहती हैं। तो हर 3 महीने में गवर्नमेंट इसको रीसेट करती हैं। फिलहाल 8% है। और वैसे देखे जाए तो ये फिक्स्ड डिपॉजिट्स, ये जो भी फिक्स्ड इनकम ऑप्शंस हैं, उसमें से ये वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। बिल्कुल। और साथ ही ये ईई कैटेगरी में आता है, यानी एग्जेम्प्ट। 15 साल के बाद आप जब भी विड्रॉ करते हैं पैसा, तो आपकी कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगता है। ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। बिल्कुल। और इसमें एक और बहुत खास बात है जो बहुत लोगों को नहीं मालूम, जब भी आप पीपीएफ में निवेश करते हैं, आपको 1 तारीख और 5वीं तारीख के बीच में निवेश करें तो सबसे बेहतरीन रहता है, क्योंकि
उसके बाद जो आप करते हैं तो उस महीने का इंटरेस्ट रेट आपको नहीं मिलता है बिल्कुल। तो अगर टैक्स सेविंग निवेश के चक्कर में अभी तक आपने पैसे नहीं लगाए हैं पीपीएफ में, तो फिर आपको ये फायदा नहीं मिलेगा। और हम नॉर्मली रिकमेंड करते हैं किसी को, अगर जिसको 1.5 लाख लमसम डालने हैं, तो जैसे ही अप्रैल आए 1 से 5 तारीख के बीच में आप डाल दीजिए। और अभी तो जैसे मार्च 31 हो ही रहा है, तो कल परसों 2 दिन टाइम है, तो आप कर सकते हैं, और अदरवाइज नहीं तो 1 अप्रैल में आप बिल्कुल कर देना चाहिए। तो एटीसी के तहत आपको इसमें छूट मिलेगी, लेकिन इसके अलावा भी एटीसी के तहत आपको कहां-कहां छूट मिल सकती है? तो योर मनी में आप देख सकते हैं, स्क्रीन पे साइड में हम फ्लैश कर रहे हैं, ये तमाम निवेश विकल्प हैं। अभी तक अगर आपने टैक्स सेविंग निवेश अपना डिसाइड नहीं किया है तो बस 2 ही दिन है आपके पास, तो आपको जल्द से जल्द इन विकल्पों में से अपने लिए सही निवेश विकल्प चुनना है और निवेश की रणनीति बनानी है। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। रिटायरमेंट प्लानिंग में अगला प्रोडक्ट है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट है, बहुत कॉम्प्लिकेशंस के साथ, हम सब जानते हैं, लेकिन एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर इक्विटी और डेट का बेहतरीन मिक्स है। आपके रिस्क में आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, उसके मुताबिक आप अपनी निवेश प्रणाली को डिसाइड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो एनपीएस में और पीपीएफ में ये डिफरेंस है कि एनपीएस में रिटर्न गारंटेड नहीं है। एब्सोल्युटली, हाँ। एनपीएस में 3-4 कैटेगरीज है जहां आप निवेश कर सकते हैं। पहली कैटेगरी है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना, तो आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के जो पेपर्स है उसमें निवेश कर सकते हैं। उसमें भी रिस्क है, इंटरेस्ट रेट ऊपर उतार चढ़ाव के रिस्क आपको देखने पड़ेंगे। दूसरा जो कैटेगरी है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अगर आप थोड़ा और रिटर्न ज्यादा चाहते हैं, तो आप जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों के फिक्स्ड डिपॉजिट्स या बॉन्ड्स होते हैं, उसके फंड में निवेश कर सकते हैं। तीसरा जो मेन सेक्टर है वो इक्विटीज, जहां पे अभी तक गवर्नमेंट ने फिलहाल 100% अलावेंस नहीं दिया है। आप 75% तक आप प्योर इक्विटी में जा सकते हैं। और चौथा अभी हाल फिलहाल में उन्होंने शुरू किया वो अल्टरनेट एसेट्स, जहां पे आप 5% तक कर सकते हैं। इसमें एनपीएस में एक खास बात यह है कविता जी, एक ऑटो साइकिल फंड है, जहां अगर आपको पता नहीं है कि आपको किस फंड में लगाने हैं, तो आप अपनी एज डालिए और एज के हिसाब से वो कैटेगरी ऑटोमेटिकली बता देती है कि आपको इस वक्त इतना डेट और इतना इक्विटी होना चाहिए। ऑलराइट, लेकिन टैक्स छूट को लेके जो एटीसी के तहत नियम है, हमें किन किन सेक्शंस के तहत छूट मिलेगी? सेक्शन 80C में आप 1.5 लाख तक तो आपको एनपीएस में छूट है ही है। इसके अलावा 50,000 एडिशनली एनपीएस को बेनिफिट है, जो बाकी किसी प्रोडक्ट्स को नहीं है। तो ये टोटल एक निवेशक 2 लाख रुपए तक का अपना निवेश इसमें कर सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और ईपीएफ की बात करते हैं। ईपीएफ का फायदा किस तरह के कर्मचारियों को मिलता है? ईपीएफ बेसिकली भी एक गवर्नमेंट बैक्ड सेविंग स्कीम है। इसको रन करते हैं ईपीएफओ एंटरप्राइज। ये जो भी सैलरीड सेक्टर में आते हैं, फॉर्मल सैलरी सेक्टर में, और जिस संस्था में 20 से ज्यादा कर्मचारी है, उन्हें मैंडेटरी है करना। और इसमें अच्छी बात है कि इसमें दर रेट सबसे ज्यादा मिलती है। जीपीएफ और पीपीएफ के कंपैरिजन में आपको यहाँ दर रेट ज्यादा मिलती है। तो इसमें 12% जो आपकी बेसिक सैलरी है, उसका आपको हर महीने आप कंट्रीब्यूट करते हैं और 12% एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करता है। तो ये दोनों पैसे जाके आपके रिटायरमेंट कॉर्पस के लिए काम आते हैं। फिलहाल आपको जो ब्याज दर दी जा रही है वो 8.5% की है ईपीएफ में, लेकिन जीपीएफ सरकारी कर्मचारियों के लिए ये काफी फायदेमंद स्कीम है। जीपीएफ के लिए सरकारी कर्मचारियों के लिए तो ये मैंडेटरी है, राइट। वो ईपीएफ में कर नहीं सकते हैं। पीपीएफ में वॉलंटरीली कर सकते हैं, बट जीपीएफ में उन्हें 8% का ब्याज दर मिलता है। और हर सरकारी कर्मचारी के लिए ये मिनिमम 6% है, वो और भी बढ़ा सकते हैं उसमें चाहे तो। ऑलराइट, देखिए हमने आपको कुल मिला के ये तमाम विकल्पों के बारे में समझाइश तो दे दिए, लेकिन अब बड़ा सवाल ये आता है कि इन्हें अपने रिटायरमेंट पोर्टफोलियो में हम शामिल कैसे करें। अब म्यूचुअल फंड्स में अगर आप निवेश करते ही आए हैं, तो रिटायरमेंट के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए आप म्यूचुअल फंड्स में निवेश करें, लेकिन साथ ही पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, थोड़ा सा डेट भी अपने पोर्टफोलियो में डालें रिटायरमेंट के लिए। तो वो हमें कैसे करना चाहिए? अब इन तमाम विकल्पों को ध्यान में रखते हुए मैं कैसे मिक्स करूं अपने पोर्टफोलियो में इन्हें? जो सैलरीड सेक्टर में है, उन्हें मैं रेकमेंड करूंगा कि वो ईपीएफ में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ाएं, क्योंकि अगर हम ईपीएफ वर्सेस पीपीएफ देखें तो पीपीएफ में आपको 8% मिलते हैं, यहाँ 8.65 फिलहाल मिल रही है। और हमने पिछली हिस्ट्री में भी देखा कि ईपीएफ की रेट जनरली पीपीएफ से ज्यादा होती है। ईपीएफ तो अगर ईपीएफ में अपना आप कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो आपको टैक्स छूट तो मिलने ही वाली है, ऐसा नहीं कि आपकी टैक्स छूट जो है वो खत्म हो जाएगी। तो पीपीएफ में निवेश अगर आप कर रहे हैं तो उसे या तो बंद कर दीजिए या कम कर सकते हैं, इसमें ज्यादा बढ़ा सकते हैं ईपीएफ में। और इसमें ईपीएफ आपको अपने एम्प्लॉयर को इन्फॉर्म करना होगा। बिल्कुल। और इसमें दूसरी बात है कि ईपीएफ जो है उसमें 15% तक अभी वो लोग ने इक्विटीज में भी निवेश करते हैं ईपीएफओ, जो पीपीएफ और जीपीएफ नहीं करती है। तो लॉन्ग टर्म अगर आप रिटायरमेंट प्लानिंग करें तो 15% इक्विटीज का रिटर्न के चलते आपका कॉर्पस का रिटर्न काफी अच्छा हो सकता है।
ऑलराइट, तो आप सारे जो दर्शक है हमारे, उनको म्यूचुअल फंड्स रखने चाहिए पोर्टफोलियो में। अच्छा, कौन से नाम आप रेकमेंड करेंगे अगर किसी को म्यूचुअल फंड्स अपने पोर्टफोलियो में रिटायरमेंट के लिए, अगर किसी का 10 से 20 साल तक का रिटायरमेंट का टाइम होराइजन है, तो कौन कौन से फंड रेकमेंड करेंगे? जनरली इवन म्यूचुअल फंड्स में भी रिटायरमेंट फंड्स की कैटेगरी है, बहुत सारे फंड्स के रिटायरमेंट फंड्स हैं, लेकिन उसमें भी कुछ में आपको टैक्स छूट मिलती है, कुछ में नहीं मिलती है, ये भी एक पैंच है। अक्सर आपको उसमें देखना पड़ेगा किस म्यूचुअल फंड में जो निवेश कर रहे हैं उसमें सेक्शन ITC के तहत उसमें छूट मिलती है क्या। अगर नहीं मिलती है तब आप उसमें ना करें। ओके। तो वो पर वो क्या फर्क होगा जो फंड्स ATC में टैक्स छूट के तहत आते हैं और आम फंड्स के मिक्स में, पोर्टफोलियो मिक्स में क्या फर्क होगा? रिटायरमेंट फंड्स जो होते हैं वो सारे फंड हाउसेस के ATC में आते हैं, तो उसमें अगर आप किसी में भी करते हैं तो आप ATC में आपको 1.5 लाख तक की छूट मिलती है। बट अगर आप नॉर्मल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और रिटायरमेंट के लिए करते हैं तो उसमें ATC के तहत छूट नहीं मिलती है। बाकी फंड्स दोनों सेम हैं, रिटर्न्स दोनों में लगभग सिमिलर हैं, बट रिटायरमेंट फंड्स में निवेश करना अच्छी बात है उन दर्शकों के लिए जो ज्यादा ट्रैक नहीं कर सकते हैं। रिटायरमेंट फंड्स में लॉन्ग टर्म लॉक इन होता है तो आप बीच में निकाल नहीं सकते हैं, तो आपको एक तरफ से बाधित कर देते हैं कि ये पैसा आपके रिटायरमेंट के लिए, आप इसको बीच में टच ना करें। लेकिन उनका जो पोर्टफोलियो मिक्स है वो मेरे ख्याल से काफी बैलेंस्ड है। विजाविस जो अभी नए लॉन्च हुए हैं, जैसे कि टाटा का रिटायरमेंट फंड लॉन्च हुआ है, वो ज्यादा एग्रेसिव है, उनके कुछ प्लान्स हैं जो इक्विटी ओरिएंटेड है एंटायरली। तो उसमें भी कविता जी बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स आपको चॉइसेस देते हैं, तीन ऑप्शन देते हैं, कंजर्वेटिव, एग्रेसिव और मीडियम, और एज के चलते वो पोर्टफोलियो रीएलोकेशन भी हो जाता है। तो उसको निवेशक को समझ के कि उसके लिए क्या एलोकेशन सही है, तो फिर उसको प्लानिंग करनी पड़ेगी। वैसे तो मेरा आप सवाल ये है कि आप कह रहे हैं एक तो म्यूचुअल फंड्स में निवेश कीजिए, भले ही वो रिटायरमेंट म्यूचुअल फंड्स हो, और साथ ही आप कह रहे हैं कि EPF में अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा दे, लेकिन NPS को लेकर आपका क्या सुझाव है? क्योंकि NPS को लेकर हमें बहुत सवाल हमेशा आते हैं। NPS का मेरा ये सवाल है, रिकमेंडेशन है निवेशकों को कि अगर आप 8% से खुश नहीं है या 8.5% से खुश नहीं है, और चूंकि आपके पास वैसे ही 20-25 साल का समय है, क्योंकि ये रिटायरमेंट है, आप बिल्कुल NPS में जाइए, उसमें इक्विटी एक्सपोजर आप ले सकते हैं। और हमने लास्ट 5-6 साल का जो 5-7 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखा है, उसमें NPS का रिटर्न कम से कम 12-13% के आसपास रहा है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और लॉन्ग टर्म में जो इसका कंपाउंडिंग बेनिफिट, चक्रवर्ती ब्याज का जो बेनिफिट मिलता है, वो रिटायरमेंट में आपको काफ़ी काम आता है। और 3 से 4% रिटायरमेंट अगर आप 15 साल की पीरियड में आपको इतना डिफरेंस आता है, वो बहुत बड़ा एक डिफरेंस क्रिएट करता है PPF वर्सेस NPS में। ऑलराइट, NPS से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे फेसबुक के दर्शक भी पूछ रहे हैं, योगेश घनश्याम नागपाल, और ये कह रहे हैं कि अगर ये रजिस्ट्री करा ले NPS के खाते की, यानी अगर ये खाता खुलवा दे 31 मार्च को, लेकिन इनकी जो किस्त है, पहली किस्त है, वो 1 अप्रैल को जा रही है, तो क्या इन्हें टैक्स छूट का फायदा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो वो 19-20 वाले जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें इसका फायदा ले सकते हैं। बिल्कुल। ऑलराइट, तो यहाँ योगेश जी, अगर आपको टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करनी है, खाता खुलवाने का चक्कर आप छोड़ दें, जो मौजूदा स्कीम्स आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रही है ATC के तहत, आप PPF में निवेश कर सकते हैं, इसका भी खाता आप मेरे ख्याल से ऑनलाइन एक दिन में खोल सकते हैं, साथ ही आप ALSS में भी निवेश कर सकते हैं, और इंश्योरेंस अगर आपके पास किसी की प्रीमियम लिस्ट बची हुई है, आपके पास रिसीट है उसकी, तो उसका फायदा भी आप उठा सकते हैं। NPS फिलहाल अगर आप खुलवा रहे हैं तो आपको इसका फायदा, अगर आप अप्रैल में पेमेंट करते हैं तो 19-20 में इसका फायदा होगा। चलिए अब सीधा हम दर्शकों के सवाल लेंगे, और इस कड़ी में हमारे पहले दर्शक हैं यश मेहता। इनका सवाल मैं लूंगी। इनकी उम्र 21 साल की है और इनकी ईयरली इनकम लगभग 4 लाख रुपए है। अपने लिए बेस्ट टर्म प्लान ये जानना चाहते हैं, और टर्म प्लान के साथ कितने राइडर्स लेने की जरूरत होती है ये भी हमसे समझना चाहते हैं। फोन लाइन पे हमारे साथ नहीं है ये, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल 21 में 21 साल की उम्र में ये टर्म प्लान ले रहे हैं, लेने का मन है इनका, बहुत अच्छे रेट पे इनको प्रीमियम मिलेगा। बिल्कुल, सबसे सस्ता, काफी किफायती मिलेगा। बट खाली यश आपको यही सवाल का आंसर देना है कि एक चीज आपके पर को डिपेंडेंट है क्या? क्योंकि 21 साल में तो मेरे ख्याल से शादी तो बिल्कुल नहीं हुई होगी, और अगर पेरेंट्स सेल्फ सफिशिएंट है तो शायद जरूरत नहीं है कि फिलहाल उनको टर्म प्लान की जरूरत हो। लेकिन क्योंकि सस्ता प्रीमियम मिल रहा है तो क्या अभी से ना ले लें? देखिए, अगर वो 3-4 साल बाद भी लेते हैं तो ज्यादा फर्क नहीं आता है। तो चूंकि अगर कोई डिपेंडेंट नहीं है तो हर साल का प्रीमियम वो एक हिसाब से वेस्ट भी हो जाता है। अच्छा, कितने आय तक के लिए आपको टर्म प्लान मिलता है? कितनी आय होनी चाहिए ताकि आपको टर्म प्लान या टर्म कवर मिल सके? हर कंपनी का अलग अलग थ्रेशोल्ड होता है, बट मिनिमम 3.5 से 4 लाख रुपए आपका इनकम होना चाहिए, तब 25 से 50 लाख मिनिमम को और आपको मिलने की संभावना रहती है। ऑलराइट, तो थंब रूल के हिसाब से यश को कितने का टर्म कवर लेना चाहिए? यश को अगर लेने की उनकी इच्छा है तो वो 50 लाख से 1 करोड़ के बीच का अप्लाई कर सकते हैं। आप 1 करोड़ का अप्लाई कीजिए। अगर कंपनी रिजेक्ट करती है या उसको डाउनसाइज करती है तो कंपनी लगभग आपको 50 लाख से 75 लाख तक का प्रीमियम सम एश्योर्ड आपको दे देगी, ऑफर करेंगी।
ऑलराइट, चलिए ये तो सवाल हुआ यश मेहता का, लेकिन इस बीच फेसबुक के दर्शक सायंतन देवनाथ का सवाल मैं लूंगी। ये डिफेंस सर्विसेज में है और आपसे पूछना चाह रहे हैं गजेंद्र जी के क्या जीपीएफ का जो इनका कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ा दें या ये एनपीएस में निवेश करें। इनके पास एक होम लोन है जो चल रहा है, उसकी ईएमआई ये भर रहे हैं और अब टैक्स सेविंग निवेश को लेकर क्या रणनीति ये अपनाएं। सायंतन जी, अगर आपके पास काफ़ी लंबा टाइम होराइजन है और आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो मेरी राय रहेगी कि आप बाकी का जो पैसा एनपीएस में लगाएं। उसमें अगर आपकी उम्र कम है, 15-20 साल का होराइजन है, तो आप इक्विटी ऑप्शन उसमें चुनिए जहां 75% तक आप अपना पोर्टफोलियो का इक्विटी फंड में निवेश कर सकते हैं। 15-20 साल के पीरियड में लगभग आपको इसमें 10 से 12% रिटर्न आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि जीपीएफ से काफ़ी बेहतर रहेगा। चलिए एक और फेसबुक दर्शक हर्ष भट्ट का सवाल मैं लूंगी। इन्होंने अपना एटीसी डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो हमें भेजा हुआ है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप शायद नोट डाउन भी करना चाहें। सीपीएफ में डाल रहे हैं ये 60,000, पीपीएफ में डाल रहे हैं 50,000, एलआईसी प्रीमियम इनके पास 27,000 और बाकी सब ये डाल रहे हैं ईएलएसएस में। अब पूछना चाह रहे हैं कि क्या एटीसीसीडी के तहत ये जो 50,000 की अतिरिक्त छूट है एनपीएस में इन्हें लेनी चाहिए या नहीं। जी बिल्कुल लेनी चाहिए, चूंकि इन्होंने बाकी सब कुछ ले लिया है। हाँ। इनके पास पीपीएफ है, एलआईसी है, सीपीएफ है, तो एटीसी 1.5 लाख में तो उनको और कोई ऑप्शन बचे नहीं है। हाँ। तो जो एनपीएस के लिए एक्सक्लूसिव जो टैक्स बेनिफिट है 50,000 उन्हें बिल्कुल सब्सक्राइब करना चाहिए और अगर वो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है तो उन्हें सीधा 30% का मुनाफा तो होता ही है, साथ ही साथ में लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी प्लानिंग हो जाती है रिटायरमेंट के लिए। ऑलराइट, फेसबुक के दर्शक गुरमीत सिंह बार-बार सवाल पूछ रहे हैं कि किसान विकास पत्र क्या एटीसी के तहत आता है। गुरमीत जी, किसान विकास पत्र नहीं आता है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आता है। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट आप उसमें निवेश कर सकते हैं और वो एटीसी के तहत आता है। आपका निवेश अगर ऑलरेडी है तो उसमें आपको एटीसी के तहत कोई छूट नहीं मिलेगी। लेकिन चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अनिल कुमार जी हमारे जो दर्शक हैं ईमेल के जरिए सवाल पूछ रहे हैं। इनकी उम्र 25 साल की है और इन्हें 35 साल यानी 10 साल और इनको निवेश करना है और उसके बाद 1 करोड़ रुपए का कॉर्पस ये खड़ा करना चाहते हैं। एसआईपी शुरू करने की इनको फिलहाल इच्छा है और एनपीएस में फिलहाल ये डाल रहे हैं 1,000 रुपए और इसी साल से इन्होंने निवेश शुरू किया है। एलआईसी जीवनानंद इनके पास है और 35 साल के लिए इसमें ये डालेंगे लगभग 1,200 रुपए। मेरे आपको निवेश तो और बढ़ाना ही पड़ेगा, ये तो साफ सी बात है, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 10 साल का समय है इनके पास और 1 करोड़ इन्हें इकट्ठा करने हैं। नहीं, इन्हें 1 करोड़ 10 साल बाद ही 35 साल में इनको लेने हैं। अच्छा, इकट्ठा करने हैं। 10 साल तक निवेश कर सकते हैं और 35 साल बाद उनको पैसे करने हैं। हाँ। तो उस पर क्लैरिटी हालांकि है नहीं, मैं ऐसे अज्यूम कर रही हूँ कि ये इनका सवाल बिल्कुल है। तो अनिल जी, अगर आपको 35 साल बाद पैसे चाहिए और आप रेगुलर एसआईपी कर सकते हैं मंथली, तो सिर्फ 1,500 रुपए मात्र महीना डालने से उनको 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाता है। ऑलराइट, अगर 35 साल का टाइम होराइजन है तो, लेकिन क्योंकि आप 25 साल के हैं और अगर 35 साल की उम्र तक आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए तब आपको बहुत ज्यादा निवेश करना होगा। क्योंकि आपने सिर्फ 10 साल ही निवेश किया है। राइट। तो उसमें फिलहाल मेरे पास राइट फिगर नहीं है, बट लगभग 8-10 हजार रुपए महीने के आपको करने पड़ेंगे, तब जाके वो कॉर्पस आपको मिलेगा। और हमारे फेसबुक के दर्शक रवि कुमार फोन लाइन पर हमारे साथ हैं जो एटीसी के तहत टैक्स सेविंग निवेश पर सवाल पूछना चाहते हैं। नमस्कार रवि जी, पूछिए। नमस्कार कविता मैम। मैम एक्चुअली क्वेश्चन ये है कि 1,50,000 की टोटल डिडक्शन मिलती है, तो उसमें 1,800 पर मंथ के हिसाब से ईपीएफ में जो कटता है उसके हिसाब से जो 20,000 वो कट गया और उसके अलावा 10,000 की एक एलआईसी का इंश्योरेंस प्रीमियम है टर्म प्लान का, तो एक वो डिडक्शन हो गया, 30,000 आउट हो गया, अब बचा 120। तो 120 में ऐसे डिवाइड किया है कि 6,000 ईएलएसएस फंड में पर मंथ और रिमेनिंग 48,000 एज एनुअल पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इस टाइप से जो स्ट्रेटजी है ये मतलब ऑप्टिमाइज है या बेटर है? मतलब बेसिकली ईएलएसएस में 72,000 और 48,000 पीपीएफ में, तो ये बेटर है 120 के लिए या कुछ इसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए? और सेकंड क्वेश्चन ये था कि जो अभी थोड़ा शो में ऐसा बताया जा रहा था कि ईपीएफ में बढ़ा सकते हैं अपना अमाउंट, लेकिन उसमें कोई ब्रैकेट रहती है जिससे कि 15,000 सीलिंग रहती है और उसके ऊपर मैक्सिमम 1,800 पर मंथ ही तो कटवा सकते हैं।
लेकिन अगर अप करना हो तो फिर वो कौन सा रूल है उसके लिए? और राइट रवि जी, एक एक करके आपके सवालों का जवाब देंगे। सबसे पहले जो एटीसी के तहत इन्होंने अपनी निवेश की प्लानिंग की है वो तो सही है, बहुत अच्छी प्लानिंग हो सकता है कि ये अगले फाइनेंशियल ईयर से अगर चाहे तो ईएलएसएस में अपना निवेश बढ़ा सकते हैं, पीपीएफ में कम कर सकते हैं। अगर रवि जी ने अभी शुरुआत की है ईएलएसएस में, तो मैं उनको रेकमेंड करूंगा 3 साल तक देखें परफॉर्मेंस, ठीक है, ईएलएसएस वर्सेस पीपीएफ, तो उन्हें लगभग आइडिया मिल जाएगा, समझ आ जाएगी कि कौन सा बेहतर है। और अगर आपकी रिस्क प्रोफाइल अच्छी है, बढ़ा सकते हैं, तो फिर आप ईएलएसएस में और इन्वेस्टमेंट रवि जी बढ़ा सकते हैं। जो इनका अगला सवाल था उसके लिए अभी ने क्या करना चाहिए? ईपीएफ में जो इनको नहीं, वो बिल्कुल 12% तो मिनिमम है, उसके ऊपर भी चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं। उन्हें खाली अपने एचआर डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी और वो बढ़ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदय जानी हमारे फेसबुक के दर्शक फोन लाइन पर है। नमस्कार उदय जी। हाँ जी नमस्कार मैडम। पूछिए। हाँ मैडम मैं ये जानना चाहता कि पीपीएफ में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फायदेमंद है या एनपीएस के थ्रू करने के लिए फायदेमंद? मुझे बताइए आप जोखिम कितना उठा सकते हैं? के आसपास है। 32 साल के हैं आप, ठीक है। रिटायरमेंट के लिए ही आप निवेश करना चाहते होंगे। हाँ जी जोखिम कितना उठा सकते हैं आप अपने निवेश में? क्योंकि एनपीएस में आपका निवेश मार्केट में भी जाएगा, इक्विटी बाजार में भी जाएगा। नहीं, जोखिम तो भी उठा सकते हैं क्योंकि अभी तो मेरे पास टाइम है रिटायरमेंट के लिए। चलिए, अगर आप पीपीएफ और एनपीएस इन दोनों में से ही चुनाव की बात कर रहे हैं तो शायद एनपीएस बेहतर है। 100% उदय जी। हाँ। चूंकि आपके पास टाइम है, आप जोखिम उठा सकते हैं। एनपीएस 10-15 साल के पीरियड में काफी आराम से पीपीएफ को बीट कर सकते हैं। वरना अगर आपको मार्केट एक्सपोजर लेने में कोई भी दिक्कत नहीं है, परेशानी नहीं है, तो फिर आप ईएलएसएस को भी कंसिडर कर सकते हैं। हाँ। टैक्स सेविंग भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा और साथ ही आपकी कमाई एनपीएस या पीपीएफ दोनों के मुकाबले ईएलएसएस में ज्यादा होगी। क्या कहेंगे आप? आप एकदम सही कह रहे हैं। अगर और थोड़ा जोखिम उठा सकते हैं तो ईएलएसएस में रेकमेंड करूंगा उदय जी। और जैसा कि मैंने पहले पिछले उत्तर में दिया, आप 2 या 3 साल आप ट्राई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी कि ईएलएसएस का परफॉर्मेंस कैसा है और एनपीएस का कैसा है। उसके हिसाब से आप अपना पोर्टफोलियो को ऑल्टरनेट कर सकते हैं। चलिए, जितना मुमकिन हुआ हमने आपके सभी टैक्स सेविंग से जुड़े सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश की है। और इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया शो पे आने के लिए गजेंद्र जी। योर मनी में मुझे भी इजाजत दें, लेकिन अपने सवाल लगातार हम तक पहुंचाते रहें। ट्वीट करें @कविता_th पे, ईमेल के जरिए भी अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर जरूर डालिएगा सब जगह। नमस्कार।